तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आनंद पांचाल और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएलवी एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए आप सभी। तो एक नया इनिशिएटिव लेने हम जा रहे हैं आप सभी की डिमांड पर। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर थ्योरी सेशन जो है प्रोवाइड करवाए जाएं, क्योंकि आप सिर्फ पीवाईक्यूज ही करवा रहे हैं, थ्योरी सेशन जो है प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो हम आपके लिए कंप्लीट जीके जीएस के थ्योरी सेशन लेकर के आ गए हैं। आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं थ्योरी क्लासेस की। हम आपको कंप्लीट जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी कि सब कुछ कराने जा रहे हैं। बस आपको धैर्यतापूर्वक ये सारे सेशन अटेंड करना है। अगर आप ये सारे सेशन कंप्लीट जो है अटेंड कर लेते हैं तो आपका नॉलेज जो है वह नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गेन कर पाएंगे। ये वीडियोस आपकी जो है नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा रिकॉग्निशन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत कुछ यहाँ से आप सीख कर जाने वाले हैं। ये आपकी आने वाली सभी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, आपकी जितनी भी एग्जाम है हमारे सेशन जीके जीएस के, उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने जा रही है थ्योरी क्लासेस। तो चलिए बिना देरी लगाए हम शुरू करते हैं। आपको सारी वीडियोस देखना है, सारी वीडियोस को फॉलो करना है और आप देखेंगे कि इन सेशन में आप वो सीखेंगे जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो बिना देरी लगाए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। हम हैं आनंद पांचाल, आप ही प्यारे प्यारे बच्चे। शुरू करते हैं आज से हमारा थ्योरी सेशन। सबसे पहले हम आपको साइंस का जो है यहाँ पर थ्योरी कराएंगे। साइंस का जो थ्योरी सेशन अपना चलेगा उसमें हम आपको कंप्लीट साइंस करवाएंगे। साइंस के साथ साथ हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी ये सब भी कराएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर साइंस से। विज्ञान, अगर हम विज्ञान की बात करें तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि जितना भी ज्ञान है उसका क्रमबद्ध होना, सुव्यवस्थित होना, एक स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बिखरा हुआ सा प्रतीत होता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड आपको यहाँ पर एक एल्गोरिदम के साथ ये वीडियोस मिलने जा रही हैं, तो आप इनको कंटिन्यू करिएगा। शुरुआत करते हैं। विज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द के साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो साइंस शब्द आया है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। यह आपका लैटिन वर्ड है। ये वर्ड जो है वह साइंटिया से डेवलप हुआ है। साइंटिया शब्द से ही साइंस बना है और इस साइंटिया शब्द का मतलब होता है जानना, टू नो। इसका मतलब होता है जानना, टू नो, अर्थात वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि अगर आपका जो तथ्य है, आपके जो फैक्ट्स हैं, अगर वो हो सुसंगठित तरीके से ना हो, सुव्यवस्थित तरीके ना से हो और क्रमबद्ध तरीके से ना हो, तो ऐसे ज्ञान का आप क्या ही करेंगे भला। विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में सीखने वाली बात ये थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, एग्जाम पर्पस से वो भी हम फोकस करेंगे और जो हमें जानना है उस पर भी हम फोकस करेंगे। साइंस शब्द जो है वह साइंटिया से व्युत्पन्न हुआ है और यह लैटिन भाषा का शब्द है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब होता है जानना, जिज्ञासा। तो जैसे जैसे आप हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे आपको जिज्ञासा भी बढ़ती जाएगी। सबसे मज़ेदार बात यह कि हमने आपके लिए कंटेंट हिंदी में भी रखा है और इंग्लिश में भी रखा है। बाइलिंगुअल रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये वीडियोस आपके अपकमिंग सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान को इनहेंस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें साइंस, साइंस में हम स्टडी किसकी करते हैं, तो हम जो है नेचर की ही स्टडी करते हैं, प्रकृति की ही स्टडी करते हैं। अब इस प्रकृति में क्या क्या है, प्रकृति में क्या क्या शामिल है, उसका जो है हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड में जो कुछ भी मैटर और ऊर्जा यहाँ पर आपको दिखाई देती है यह प्रकृति का ही भाग है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब किसका भाग है, वह नेचर का ही भाग है, प्रकृति का ही भाग है। इस तरह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जैसे कि अगर हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में तो हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। बहुत ही व्यापक, बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही ज्यादा रॉस्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है।
अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मांड की, तो काल, समय, अंतरिक्ष, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, संसार, समस्त जैविक और अजैविक घटक, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग, जो बायोटिक और अबायोटिक यहाँ पर पदार्थ हो जाते हैं, वो सब इसी विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। वो इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स हैं, वह साइंस के ही ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि आप जिस भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं वह साइंस से परे नहीं है, वह साइंस के बियॉन्ड नहीं है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी होता है, कॉस्मोलॉजी। सबसे पहले आपको इन वीडियोस में, इन सेशन में बहुत ज़्यादा धैर्यता की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं यहाँ से। ये हम वादा करते हैं, दावा करते हैं कि जो चीज़ आप यहाँ से सीखेंगे वो कहीं से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो इस स्लाइड में जानना क्या था? इस स्लाइड में जानना यह है कि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो नेचर, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। और ब्रह्मांड में जो कुछ भी मैटर और एनर्जी है वह आपके प्रकृति का ही भाग है। जो भी आप ब्रह्मांड में देखते हैं, स्पेस, सेलेस्टियल बॉडीज, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, वो सब विज्ञान की ही विषय वस्तु हो जाती हैं। इतनी चीज समझ में आती है। तो हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। अगर हम यहाँ पर तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर हम सारे फैक्ट को, सारे कंसेप्ट को अच्छे से नहीं जानेंगे, जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उसको अच्छे से नहीं जानेंगे, तो हमारा ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। नेचर क्या होता है? जैसे हमने बात की कि आप विज्ञान में अध्ययन किसका करेंगे, तो विज्ञान में अध्ययन करेंगे नेचर का। तो नेचर क्या होता है उसे जानना जरूरी है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी जैविक और अजैविक पदार्थ हैं वह प्रकृति का ही भाग है। अगर हम जैविक पदार्थों की बात करें तो जैविक पदार्थ किन्हें कहा जाएगा? जो रिस्पायरेशन करते हो, जिनमें डाइजेशन होता हो, जो रिप्रोडक्शन करते हो, जो एक्सक्रेशन करते हो, जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम हो। एक बार फिर से बोल के बता देते हैं, है ना? ऐसे पदार्थ, दुनिया की हर वस्तु पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जो कि श्वसन करते हो, जिनमें पाचन होता हो, जो कि प्रजनन करते हो, जो कि उत्सर्जन करते हो, जिनके अंदर जो है कुछ ना कुछ तरल पदार्थ बहता हो, जैसे कि पौधों में जल और फूड बहता है और जीवों में रक्त बहता है, वो सारी चीजें लिविंग में आ जाती हैं। नॉन लिविंग उन्हें कहेंगे जिनमें रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन ये सब ना होता हो, वो नॉन लिविंग कहलाते हैं। तो नेचर किसे कहा जाएगा? नेचर जो है वह लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जैविक और अजैविक दोनों ही पदार्थों से मिलकर बनी है और यह प्रकृति का ही भाग है। इन सभी को मिलाकर जो सिनेरियो बनता है उसी को प्रकृति कहा जाता है। ब्रह्मांड की बात करते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है। अभी अभी हमने देखा था कॉस्मोलॉजी। आप एक एक चीजों को ऐड करते चलें। जो भी कुछ अस्तित्व में है, जैसे कि हम बात करें स्पेस, अंतरिक्ष, स्टार्स की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, या फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, इन सभी को मिलाकर जो है हमारा यूनिवर्स बना होता है। और यूनिवर्स जो है वह इनफाइनाइट है, अनंत है। अगर आप कहेंगे ब्रह्मांड का कोई छोर है क्या, क्या ब्रह्मांड का लेफ्ट साइड से कोई छोर है, राइट साइड से कहीं अंत है, अप से या डाउन से, या चारों या आठों या 10 दिशाओं में ब्रह्मांड का कहीं अंत है? तो नहीं, ब्रह्मांड अनवरत है, कंटिन्यू है। ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। सीख पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यहां पर ब्रह्मांड किसे कहा जाएगा? तो पृथ्वी में, पृथ्वी को छोड़कर, यानी कि पृथ्वी को घेरे अपार आकाश, पृथ्वी को छोड़ दीजिए एक बार, पृथ्वी को घेरे अपार आकाश, जिसमें तारे, ग्रह, नक्षत्र, सेलेस्टियल बॉडीज, और फिर अगर अपन पृथ्वी को इंक्लूड करें तो यहाँ पर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है सभी जो है ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। द्रव्य, मैटर किसे कहा जाएगा? वह वस्तु जो स्थान घेरती है ना? मैटर किसे कहा जाएगा? जैसे ही हम अपने आसपास नजरें घुमाते हैं तो जो चलिए, है ना? तो थोड़ा सा वॉइस इश्यू हो गया था। अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम यहां पर बात करें द्रव्य की, मैटर की, तो यहां पर हमें जो भी वस्तुएं आसपास दिखाई देती हैं, जो भी हमको आसपास वस्तु दिखाई देती हैं, वह मैटर का ही भाग होती हैं।
उसी को जो है द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान यानी कि जिसमें मास हो, और मास को हम जो है किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा करते हैं। हमारे शरीर में कितने सेंसरी ऑर्गन है? तो हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन होता है, जैसे कि आंखें है ना, जैसे कि आईज, जैसे कि नोज, ईयर। हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन है ज्ञानेंद्रियों की। अगर हम बात करें, आई, नोज, ईयर, स्किन हो जाता है, और एक टंग हो जाता है, यानी कि जीभ। इन 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को अनुभव करते हैं, सेंस करते हैं। आप याद रखिएगा, मनुष्य में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंखें, नाक, कान, त्वचा और यहाँ पर जीभ। जीभ से हम जो है स्वाद यानी कि टेस्ट फील करते हैं। तो ये जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन है, और हम आसपास की वस्तुओं को इन्हीं के द्वारा सेंस करते हैं। कितनी ऊर्जा को कितने द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, यह द्रव्य पदार्थ कहलाता है। जैसे आसपास, हम उसी पदार्थ को द्रव्य कहेंगे, मैटर कहेंगे, जो स्थान घेरेगा। जैसे मोबाइल टेबल पर स्थान घेर लेता है, समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि कोयला, लकड़ी, है ना, ये सब क्या है? ये सब मैटर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या ऊष्मा स्थान घेरती है? क्या प्रकाश स्थान घेरता है? तो ऊष्मा और प्रकाश यह मैटर नहीं कहलाएंगे। इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, ये मासलेस होते हैं। इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, ये द्रव्यमान रहित होते हैं। इसलिए इनको पदार्थ कहना उचित नहीं, इनको मैटर कहना उचित नहीं। आप आगे धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप जो है आगे सीखते चले जाएंगे। जैसे कि लोहा, कोयला, लकड़ी, ऊष्मा, प्रकाश का उत्पादन तथा ब्रह्मांड के उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत आइंस्टाइन के उक्त सिद्धांत को पुष्ट करता है। पत्थर, कागज, ऑक्सीजन, जल इत्यादि। तो मैटर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैटर किसका बना होता है, तो आइए इसका एक पूरा का पूरा क्रम बना लेते हैं। मैटर जो है मास का बना होता है, द्रव्यमान का बना होता है। और मास किसका बना होता है? मॉलिक्यूल का बना होता है। मॉलिक्यूल किसका बना होता है? तो आप कहेंगे एटम्स का बना होता है। यानी कि सबसे छोटी इकाई हम परमाणु को देखते हैं। परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं? तो आप कहेंगे परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, और अणु से मिलकर के द्रव्यमान बनता है, और द्रव्यमान से मिलकर जो है वह पदार्थ बने होते हैं। अगर आप पेशेंस के साथ हमारे सेशन को पूरा अटेंड करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमने मैटर समझ लिया, हमने द्रव्यमान समझ लिया कि द्रव्यमान जो पदार्थ होता है उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। लेकिन ऊर्जा की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कोई द्रव्य ना होकर शक्ति का एक स्वरूप है, एक सोर्स है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसी को तो एनर्जी कहा जाता है, इसी को तो ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा कई बार एग्जामों में पूछी गई है। हम यहाँ पे इसको विस्तार पूर्वक लिख देते हैं कि कार्य करने की, है ना, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी, जो एबिलिटी होती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। ये बात अच्छे से सीखने वाली है। और अगर आप यहाँ पे पावर को देख रहे हैं, पावर, तो कार्य करने की जो दर होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होती है, द वर्किंग रेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसी को हम यहाँ पर पावर के नाम से जानते हैं। आई होप आप दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, तो वहीं पे पावर को वॉट में मापा जाता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हमने मैटर समझ लिया कि मैटर क्या होता है। मैटर में मास होता है, वह स्थान घेरता है। वहीं पे एनर्जी की बात करें तो इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, एनर्जी मासलेस होती है। एनर्जी जो है मासलेस होती है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन ऊर्जा कोई द्रव्यमान ना होकर, कोई मैटर ना होकर शक्ति का एक स्वरूप है, एक सोर्स है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। अगर आप कहेंगे कि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, जैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए भोजन हमें ऊर्जा देता है,
तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है, हमने अभी भी देखा कि यह ऊर्जा जो है मासलेस होती है, और न ही यह स्थान घेरती है। स्थान कौन घेरता है? तो स्थान जो है वह पदार्थ घेरते हैं, मैटर घेरते हैं, जो कि अभी अभी अपन ने देखा। जो मैटर होगा, जिसमें मास होगा, वही तो स्थान घेरेगा। लेकिन आपने देखा कभी कि यहाँ पर जो है ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, ये स्थान घेरते हो? नहीं, ये स्थान नहीं घेरते हैं। ये ऊर्जा के स्वरूप है ना। इन्हें द्रव्यमान नहीं कहा जा सकता, इन्हें मैटर नहीं कहा जा सकता। तो ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, इनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, और हम मैटर का जो अनुभव है वो भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आप जो है अब मैटर और एनर्जी में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस समझ चुके होंगे, पहचान चुके हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या होते हैं। आइंस्टाइन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों ही एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। आइंस्टाइन ने जब तक रिलेटिविटी थ्योरी नहीं दी थी, E बराबर mc² नहीं दिया था, तब तक इसके पहले यही जाना जाता था कि जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, और द्रव्यमान का ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। द्रव्यमान इममॉर्टल होता है, अविनाशी होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके रूप को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसको आप मास कंजर्वेशन लॉ के नाम से जानते हैं। मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, ये चीज समझने वाली है। द्रव्यमान संरक्षण नियम यह होता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही मास कंजर्वेशन, ऐसे ही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन भी है, ऐसे ही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी यही कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो जब तक आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी नहीं दी थी, E बराबर mc² नहीं दिया था, उससे पहले जो है सिर्फ यही माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग जो है राशियां हैं, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, रिलेटिविटी थ्योरी दी, और उन्होंने इस फॉर्मूले से दुनिया वालों को बताया कि अगर किसी भी पदार्थ में जो ऊर्जा होती है वह उसके द्रव्यमान की वजह से ही होती है। अगर हम E की बात करें तो यहाँ पर E जो है एनर्जी को बताता है, अगर हम m की बात करें तो यह मास को बताता है, और अगर हम c की बात करें, c² की बात करें, तो यह स्पीड ऑफ लाइट को बताता है, स्पीड ऑफ लाइट को बताता है। आई होप आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर धैर्यता रखेंगे तो हम आपको एक एक फैक्ट, एक एक कंसेप्ट से रूबरू करा देंगे। शुरुआत हमने आसान चीजों के साथ की है, और यही आसान, यही आपका बेस आगे के कंसेप्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो वो कहते हैं ना कि एक बार बेस हमारा बन जाए तो एक बड़ी से बड़ी इमारत को बनाया जा सकता है। तो आप बेस अच्छे से बना लीजिए। E में ऊर्जा है, M में द्रव्यमान है, और C प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस सूत्र से हम गणना कर सकते हैं कि एक निश्चित द्रव्यमान के विनाश से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, या कितनी ऊर्जा को कितने द्रव्यमान में बदला जाएगा। देखिए, ये लाइन बहुत ही अच्छे से समझने और सीखने वाली है। हम मास को ऊर्जा में बदल सकते हैं, हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, और किसी भी पदार्थ में जो ऊर्जा होती है वो उसके द्रव्यमान की वजह से ही होती है। और इसी से वाइस वर्सा, हम ऊर्जा से ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, वाइस वर्सा। जैसे अगर आप एक माचिस को जलाते हैं तो माचिस में होता है द्रव्यमान, जब आप उसको जलाते हैं तो वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बिग बैंग की घटना हुई थी। बिग बैंग यानी कि हमारा जो समूचा ब्रह्मांड था वह एक छोटे से केंद्र बिंदु में समाया हुआ था। उसमें अत्यधिक दाब उत्पन्न हुआ, ऐसी भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे वह उसमें एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, और एनर्जी चारों दिशाओं में बिखरने लगी। बिग बैंग की घटना में ऊर्जा चारों दिशाओं में जो है वह बिखरती चली गई। उस ऊर्जा ने ही द्रव्यमान यानी कि मैटर को जन्म दिया। उस एनर्जी ने ही द्रव्यमान को बनाया। कैसे बनाया? तो आप कहेंगे
कि सबसे पहले छोटे छोटे कण नजदीक आए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में चले गए और इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगाने लगा। पहले एटम बना, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम बना जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन था। फिर एक प्रोटॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया और एक न्यूट्रॉन आया, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप बने जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब हमने आपको अभी अभी बताया, थोड़ी ही देर पहले बताया कि एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल के जुड़ने से द्रव्यमान बना और द्रव्यमान से जो है पदार्थ बना। आई होप अब आप अच्छे समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ऊर्जा से द्रव्यमान का निर्माण हुआ। तो यही है रिलेटिविटी थ्योरी जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ में जो ऊर्जा होती है वह उसके द्रव्यमान की वजह से होती है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा है, अगर मास ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। क्या बात आप समझ पाए, रिलेट कर पाए, है ना? अगर प्रकाश की चाल को कांस्टेंट रखा जाए, अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए तो एनर्जी प्रोपोर्शनल मास होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई होप आप इसको सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अगर मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर मास कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का निर्माण, नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन, ये दोनों ही आइंस्टाइन के सिद्धांत की पुष्टि है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहें कि आपने कैसे कहा कि द्रव्यमान से ऊर्जा का निर्माण होता है, मास से एनर्जी का निर्माण होता है, द्रव्यमान से ऊर्जा बनती है, तो हम इसको समझेंगे 2 नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। जो नाभिक में होने वाली क्रिया है वो नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें नाभिक भाग लेता है, और एक और होती है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जिसमें यहां पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। इसको आगे हम समझेंगे कि कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया। एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें परमाणु का जो न्यूक्लियस है वह पार्टिसिपेट करता है। इसमें नाभिक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो नाभिक है वह आपस में जुड़ रहा है, वह आपस में टूट रहा है। तो फिजन मतलब क्या होता है? टूटना, नाभिक का टूटना, विखंडन होना, कोई चीज टूट रही है, विखंडित हो रही है। संलयन मतलब होता है जुड़ना, कोई चीज आपस में जुड़ रही है, संलयित हो रही है, फ्यूज कर रही है। जैसे स्पर्म और ओवम जब फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट बन जाता है, एक नए बेबी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से नाभिकीय अभिक्रिया को हम आगे से आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर हम परमाणु बम की बात करें और सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की बात करें, अगर फिजन और फ्यूजन दोनों की बात करें, तो इन दोनों ही रिएक्शन में द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है, आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम फिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे यूरेनियम जो 235 होता है, यूरेनियम 235, जब ये टूटता है, जब इस पे एक न्यूट्रॉन टकराता है तो इसका जो नाभिक है वो टूटता है। नाभिक कुछ इस तरीके से टूटता है और नाभिक के टूटने से ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि द्रव्यमान से जो है, नाभिक में क्या होता है, द्रव्यमान, जो मास होता है वह किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है। ऐसे ही अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर के एक प्रोटॉन वाला और एक प्रोटॉन वाला पार्टिकल आपस में मिलकर के 2 प्रोटॉन का एक नया पार्टिकल बनाता है जिसे हीलियम कहते हैं। आगे इस नाभिक अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए समझना यह जरूरी है कि फिजन और फ्यूजन दोनों में ही द्रव्यमान का ऊर्जा में परावर्तन होता है। तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है और बनता भी है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराते हैं कि फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में किसका किस में परावर्तन होता है, तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परावर्तन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान को कैटेगराइज करेंगे हम कि कैसे विज्ञान को पढ़ा जाए, आखिर साइंस को पढ़ा कैसे जाए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या एल्गोरिदम होना चाहिए। तो इसको पहले, सबसे पहले हम 2 भागों में कैटेगराइज करेंगे। एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है आपका नेचुरल साइंस, और एक होता है आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। हमने बचपन में 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में सोशल साइंस की बात की है, सोशल साइंस हमने पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा बात करेंगे नेचुरल साइंस की, प्राकृतिक विज्ञान की। एक हो गया प्राकृतिक विज्ञान, एक हो गया आपका सोशल साइंस। अगर हम यहाँ पर नेचुरल साइंस की बात करें तो नेचुरल साइंस क्या है?
यह विज्ञान का वह भाग है जिसमें नेचर का अध्ययन होगा। नेचुरल साइंस में नेचर का अध्ययन करेंगे हम। और नेचर के जो कंपोनेंट है जो हमने देखे थे, जैसे कि नेचर में क्या आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है नेचर में। तो हमने देखा था तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाशीय पिंड, जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग, सब आ जाते हैं इसमें। तो नेचर में तो आपका द्रव्यमान भी आ जाता है, मैटर भी आ जाता है और एनर्जी भी आ जाती है। जो हमने अभी द्रव्यमान और ऊर्जा समझा वो भी आ जाता है इसमें। तो नेचर के कंपोनेंट में स्पेस हो गया, सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, मास हो गया, एनर्जी हो गई, लाइफ हो गई। इन सभी का आपस में क्या इंटर रिलेशन है, इंटर कनेक्शन है, इन सभी का आपस में क्या कनेक्शन है, इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है आपके नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस में हम स्पेस, मास, एनर्जी, लाइफ, सेलेस्टियल बॉडीज, कंप्लीट नेचर का हम जो है अध्ययन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो नेचुरल साइंस है वो भी बहुत ही बड़ा है। इसका जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है। इसका जो स्कोप है वो भी बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो हम नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटेंगे। फिर से हम जो है साइंस को दो भागों में बांटा, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांट दिया, एक मटेरियल साइंस और एक बायोलॉजी। मटेरियल साइंस यानी कि मैटर, और हमने आपको बताया था मैटर किससे बना होता है, मास, और मास जो है वह द्रव्यमान घेरता है। मटेरियल साइंस के अंतर्गत समस्त नॉन लिविंग जितना भी अजैविक है, अजैविक पदार्थ का कैसा बिहेवियर है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब किस में आते हैं, माउंटेन्स, नदियां, रिवर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें अग्नि, फायर, अगर हम आकाश की बात करें, समझ पा रहे हैं, तो ये सब नॉन लिविंग में आते हैं, अजैविक में आते हैं। वहीं पे दूसरी जगह अगर अपन जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में हम लिविंग का अध्ययन करेंगे, लिविंग्स यानी कि सजीव वस्तुओं का हम अध्ययन करेंगे, सजीवों का अध्ययन करेंगे। हम लाइफ की स्टडी करेंगे। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, जीवन, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो यहां पर जो है जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन हो जाएगा, पदार्थ विज्ञान में अजैविक यानी कि नॉन लिविंग का जो है, या फिर निर्जीव इनको कहेंगे, इनका अध्ययन हो जाएगा। आई होप आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। अब हमने क्या किया कि यहां पर हमने बहुत अच्छे से जाना कि एक तो अपना नॉन लिविंग हो गया, एक लिविंग हो गया, एक हो गया नॉन लिविंग अजैविक, एक हो गया लिविंग। तो लिविंग में तो हमने जो है, लिविंग में तो हम यहाँ पर बायोलॉजी में इसका अध्ययन कर लेंगे, लेकिन नॉन लिविंग को भी हमने जो है दो भागों में कैटेगराइज कर दिया। एक हो गया हमारा फिजिक्स, एक हो गया हमारा केमिस्ट्री। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाए होंगे शानदार तरीके से। तो नॉन लिविंग में आ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, लिविंग में आ जाता है बायोलॉजी। तो हमने मटेरियल साइंस को भी दो भागों में बांट दिया, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भी किसकी ब्रांच है, तो ये भी मटेरियल साइंस यानी कि पदार्थ विज्ञान की जो है वह ब्रांच हो जाती है, मटेरियल साइंस। समझ पाए, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मास और एनर्जी के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, जो संबंध है, एनर्जी और मास यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, मैटर और एनर्जी के बीच में, मास और मैटर में क्या होता है, मास होता है, और इनके बीच में जो रिलेशन है, इनका जो बिहेवियर है, उसका अध्ययन जो है हम फिजिक्स में करेंगे। जबकि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में तो हम पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं कि आखिर पदार्थ बना किसका है। हम जो है यहां पर, है ना, पदार्थ की जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उसका अध्ययन करते हैं कि आखिर पदार्थ बना किसका है। जैसे कि हम जब रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो पदार्थ बनेगा एटम का, एटम से बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनेगा, यानी कि हम एटॉमिक लेवल पे हम चले जाते हैं। तो दुनिया के सभी पदार्थ एटम से ही तो मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम अध्ययन करेंगे, हम सभी शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। इसके अंतर्गत लाइफ की स्टडी की जाती है, लाइफ साइंस। देखो बायोलॉजी मतलब क्या, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी करना। तो जंतुओं का और पौधों का, अगर हम एनिमल्स और प्लांट की बात करें
अगर हम यहाँ पर बात करें प्लांट और एनिमल दोनों की, तो ये दोनों ही सजीव में आते हैं, दोनों ही लिविंग्स में आते हैं। पौधे भी लिविंग्स में आते हैं, वो भी कोशिकाओं से बने, जंतु भी कोशिकाओं से बने। आगे हम पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका बिहेवियर, इनके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, इनके अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भोजन का पचना, खून का दौड़ना, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पानी और भोजन का ऊपर चढ़ना पौधों में, इन सभी का अध्ययन हम जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस, इन सभी जैविक एक्टिविटीज का अध्ययन इसमें हम करेंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो हमने देखो यहाँ पर सबसे पहले हम फिर से चलते हैं आगे, और हमने जो है विज्ञान को दो भागों में बांटा। सबसे पहले नेचुरल साइंस को भी हमने जो है दो भागों में बांटा, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में हमने बायोलॉजी और नॉन लिविंग में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखा। फिर हम आ गए सोशल साइंस पर, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यह साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मानव जीवन के क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अब मानव जीवन के ये जो क्षेत्र हैं, ये जो डिफरेंट एरियाज हैं ह्यूमन लाइफ के, ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जैसे कि चाणक्य है ना, चाणक्य को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। हम समाजशास्त्र की बात करेंगे, हम पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का जो पिता कहा जाता है वह अरस्तु को कहा जाता है ना। हम भूगोल की बात करेंगे, जियोग्राफी की बात करेंगे, तो ये सोशल साइंस में आ जाते हैं। जियोग्राफी, भूगोल, आपका राजनीति, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ये सब आपके सोशल साइंस की विषय वस्तु हो जाती हैं। तो अब आप जो है ना, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स में मास और एनर्जी की स्टडी की जाती है। अब फिजिक्स भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब आज का सेशन आपको कैसा लगा वो आप बताइएगा। अब जो है यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि अब हम फिजिक्स को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप धैर्यता पूर्वक हमारे सेशन में बने रहेंगे तो आपको ये कंप्लीट थ्योरी के सेशन मिलने जा रहे हैं। आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा लाइव, बहुत ज़्यादा हेल्थ, बहुत अच्छी यहाँ पर नॉलेज बिल्ड, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और ये आपकी सभी एग्जामों के लिए काम आएंगे। ऑल एग्जाम्स, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी ऑल एग्जाम्स, एसएससी में जितनी भी एसएससी हैं आपकी, जैसे कि सीजीएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, आपका सीपीओ हो गया, आपका यहाँ पर सीएचएसएल हो गया, सभी एग्जामों के लिए, डिफेंस की एग्जाम की अगर अपन बात करें, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि हमने आपसे क्या कहा, ऑल एग्जाम्स, यानी कि जितनी भी एग्जाम्स हैं उसमें आपके थ्योरी के सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगा। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, ताकि आप सभी वीडियोस को आसानी से देख पाएँ। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप इंटू 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, इंटू 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, जिससे आपका थ्योरी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आगे और भी हम जो है पढ़ने वाले हैं, आगे और भी बहुत कुछ है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही व्यवस्थित हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आए हैं, बायलिंगुअल कंटेंट लेकर के आए हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, जहां पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये थ्योरी के सेशन आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप धैर्यतापूर्वक पढ़ेंगे, तो आप जीके और जीएस में महारत हासिल करेंगे। स्टडी लवर वीर जो टीम है आपके लिए दिन रात एक कर देगी, अगर आप यहाँ पर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ हमारे सेशन अटेंड करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड सभी अगर आप देखते हैं तो। ये जीके जीएस के सेशन आपके सभी एग्जामों के लिए वरदान साबित होंगे। सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बायलिंगुअल, आपको कंप्लीट थ्योरी कुछ इसी तरीके से चाहिए, स्ट्रक्चर्ड, एक क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, वंदे मातरम। रेगुलर रहेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्लास में मजेदार वीडियो के साथ। कंप्लीट थ्योरी कराएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।